संजीत भाई, आवाज आ रही होगी? ठीक है जी जी, राम राम जी। हाँ, राम राम। तो ज्यादा समय को ना व्यतीत करते हुए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो हमारा क्लास का है, योग प्राणायाम जब तक, जो हमारा टॉपिक है, आज का विषय है। ठीक है जी। और हर दिन आज ये वाला टॉपिक होगा, कल भी होगा, और योग और स्वास्थ्य, ऐसे करके हम इसको आज इसको जोड़ेंगे ताकि समय से हम सब कुछ सीख सके और तो समय का सदुपयोग भी कर सके आज और कल में। और परसों से फिर एक एक हम चीजों को लेते जाएंगे, तो चाहे लीवर, किडनी, इस टाइप के जो विषय हैं उनसे रिलेटेड वो हम लेते जाएंगे। ठीक है, तो योग पर आ जाते हैं। योग जीवन जीने की कला है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तरीका क्या है, सलीका क्या है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ ताकि विषय आपको थोड़ा समझ आए, है ना। योग का जो एक पार्ट है, एक अंग है, वो आप सुबह करते आ रहे हैं, अभ्यास में है। आसन आप कर रहे हैं, प्राणायाम आप कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हनुमान चालीसा हम करते हैं। हमारा यहाँ पर तप भी हो रहा है, जप भी हो रहा है। ठीक है, योग, प्राणायाम, जप और तप। ठीक है, योग अष्टांग योग है की भी हम बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग अपने आप में एक जीवन को समाहित किए हुए है। कैसे जीवन जीना है वो हमारे पहले हर एक के अंग में था। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, है ना, उसको एक लिखित रूप में महर्षि पतंजलि ने दिया और उसको आगे इस समय के लिए रखा कि कैसे हम उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सभी कुछ समाहित है। यम और नियम वो कला है जिसमें आप और हम सभी अनुशासन में रहते हैं, नियम से बांध दे और उस पे चल के अपने जीवन को बेहतर कर सके। अपनी जो सेंसेस है, सेंसेस मतलब हमारी इंद्रियां, हमारे मन का जो कंट्रोल है वो बाहर विषयों में ना जाके, बाहर की चीजों में नहीं जाके, थोड़ा सा आंतरिक हो जाए। ठीक है, तो साथ में ये बहुत अच्छी पीपीटी काकू जी ने, संजीत जी ने ये हमारे सामने पेश की है। मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और स्वास्थ्य लाभ इससे होता है। ठीक है, अभी जो ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं, प्रयोग में क्या ला रहे हैं, आसन, है ना। यम नियम की हम बात करें, यम नियम के बाद यम नियम हमारे क्या आ गए, कुछ रूल रेगुलेशंस आ गए। ठीक है, इसके बाद जो है आसन, आज हम ज्यादा बात करेंगे आसन की। ठीक है, आसन से वो आसन कौन से हैं जो हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। आप कहेंगे शरीर के कौन से अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग अभी जो आज हम बात करने वाले, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, ऑक्सीजन, प्राणवायु, है ना, और उन पर नियंत्रण। ऐसे कौन से आसन हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी सांसों को बेहतर बना सकते हैं। और सांसें बेहतर होंगी तो जैसे हमने कल बात की थी, लंबा जीवन हम जी सकते हैं। सांसें कैसी हो, है ना, और वो कौन से पोस्चर है कि हमें बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, बॉडी को किस लेवल तक अपने झुकाना है। भी पेन लेकर के जरूर बैठिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखेंगे, साथ में सीखेंगे। अभ्यास आपका सुबह होता है, ठीक है, अभ्यास आपका सुबह होता ही है। उसमें से आपको कुछ आसन जब जैसे ही आप नाम देखेंगे तो आपको पहचान में आ जाएगी। थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ आपको फेफड़ों को जानने का। ठीक है, सांसें आपकी कहाँ से गई, दोनों नाक से, नासिका, इंग्लिश में नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ये दोनों नाक। ठीक है, नाक से बहती हुई आपकी, मोटा मोटा बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझिए इसको। जहां ना समझ आए, अभी 5-7 मिनट आपको मिलेंगे, कल का भी टाइम है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सांसें, ठीक है, हवा की नली, फिर फेफड़े कितने अपने, 2। अब इसको जानोगे ना तो प्रेम करोगे, इससे प्रेम करोगे, अपने अंगों से प्रेम करोगे तो अच्छा खाओगे और अच्छा आसन करोगे और सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। तो कैसे हुए, 2 आपके क्या हुए, फेफड़े, है ना।
फिर फेफड़ों से सटा हुआ एक और अंग रहा जो हमारी पेट की मांसपेशियों को फुला देता है। तो सांस कहाँ तक जानी चाहिए? सांस कहाँ तक जानी चाहिए? मैं आसन पर आ रही हूँ, पर वो अंग बता रही हूँ, और वो अंग बता रही हूँ जो उस आसन से आसन उसको प्रभावित करेगा, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, फिर वो पेट की मांसपेशियों को जब हम सांस लेते हैं तो फुला देता है। ठीक है, सांस छोड़ते हैं तो अंदर चला जाता है। अब ये प्रक्रिया आपको सांस की समझ आ गई। अब बात करते हैं आसन की। आसन कौन से होने चाहिए? जो आपकी छाती को फैलाए। ठीक है, तो सबसे पहला आसन आपको याद आ जाएगा, सोचो कौन सा है? ताड़ासन। ठीक है, तो सबसे बेहतर आसन आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सांसों को बहुत ज्यादा ग्रहण करने के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए कौन सा आसन बेहतर है? ताड़ासन। आप कहेंगे भाई कुछ हमारे बड़े उम्र के लोग हैं, वो एड़ी पर नहीं खड़ा हो सकते, वो बैठ करके अपने हाथों को उठा दे। हम बहुत समय से ये चीजें बताते आ रहे हैं। स्प्रेड होना चाहिए, फैलना चाहिए। क्या? अंग फैला, हाथ ऊपर खड़े कर दिया आपने, आपकी छाती फैली, आपके अंग फैले। ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, मैक्सिमम आपके लंग्स स्प्रेड हुए, खुले, तो सांसें गई और वो अंग प्रभावित हो। अब दूसरा आसन लेते हैं, अभी और भी बातें करेंगे। ठीक है, उष्ट्रासन बहुत बेहतर आसन है। फिर इसके साथ इसकी जो बीमारियां कौन सी आप कंट्रोल में ला सकते हैं, अगर हैं तो कैसे कंट्रोल में आप लाएंगे, उसकी भी बात बस इसके फौरन बात करेंगे। ठीक है, पहला आसन ताड़ासन लिख लीजिएगा, कैसे करते हैं आपको समझ है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं। दूसरा आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आप घुटनों के बल खड़े होते हैं, थोड़ा सा पीछे बेंड करते हैं, अर्ध उष्ट्र कर सकते हैं। सभी लोग नहीं कर सकते तो आप बैठे बैठे भी छाती को खोल सकते हैं, बैठे बैठे भी हाथ को स्प्रेड कर सकते हैं, गर्दन ऊपर कर सकते हैं। मेन मकसद क्या है? आपकी छाती की मांसपेशियां स्प्रेड होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, आपके लंग्स स्प्रेड होने चाहिए, फैलने चाहिए, खुलने चाहिए। ठीक है, गर्दन ऊपर जाएगी, थायराइड पर भी असर है। दो फायदे। क्या फायदे हुए? गर्दन ऊपर गई, थायराइड का होता है, लोग आजकल बड़ा चल रहे हैं ना, डायबिटीज होगी, थायराइड हो गया। थायराइड का है, थायराइड की नली, वो अंग कहाँ है थायराइड का? ठीक है, गले पर है ना, तो उस पे वर्कआउट आपका शुरू हो जाएगा। फिर और क्या चीज है? डबल चिन है आपकी, ये खत्म होगी। मेन आसन का फायदा कहाँ पर है? आपके लंग्स पर। और ये जो साइड वाले जो फायदे हैं वो भी हैं। और क्या फायदा है? मोटापा कम होगा। चौथा फायदा क्या है? कमर पतली होगी, कमर का एक्स्ट्रा फैट जाएगा। जो हम कल मांस की बात कर रहे थे कि मोटापा बढ़ता है ना, फैट बढ़ता है, उसकी बात करते थे। तो दूसरा आसन आपका आया, क्या आया? उष्ट्रासन। लिख लेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? फेफड़ों की। फिर बाद में बीमारियों की बात करेंगे, उससे रिलेटेड। सांस का फूलना और दमे की शिकायत है, सीढ़ियां चढ़ते हैं सांसें फूलने लगती हैं, और भी कारण हो सकते हैं। पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आसन किसके लिए? फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने वाले आसन। ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा आसन कोरोना टाइम में याद करो, और क्या बताया था सांसों को ठीक करने के लिए, है ना, जिन लोगों ने क्लास की। एक पोस्चर होता है उल्टा लेटकर, भुजंगासन वाला, है ना। उल्टा लेटते हैं, सामने हाथ आप रखते हैं, धीरे धीरे बॉडी को उठाते हैं, है ना, भुजंगासन। तो वहां से फायदा किसका हो रहा है? आपको चेस्ट पर तो हो ही रहा है, साथ में कहां पर हो रहा है? आपकी स्पाइन, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके कंधे जोड़े, आपका सर्वाइकल एरिया, है ना। और मेन कहाँ फायदा हो रहा है? आपकी सांसें साथ में। तो पहला जो मेन आसन होता है वो ताड़ासन, दूसरा उष्ट्रासन। आप लिखेंगे, बड़ा काम आएगा आपको ये, है ना। आसन और उसके फायदे। पर आसन हमने क्या उठाया? अंग उठाया, और उससे उसको प्रभावित करने वाले जो आसन है वो उठाए। ठीक है, भुजंग आसन। एक आसन और है, आप याद करोगे, है ना, सुबह शायद अभ्यास में भी हो। गोमुख आसन। ठीक है, वो भी फायदा देता है, वो और में भी देता है, जो हम कल बात करने वाले हैं।
और अंग को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमने 4 आसन की आज बात की है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित, ऐसा नहीं है, और भी है, ठीक है, पर अभी जो आप याद कर सके हम उतना ही आपको बताएंगे, ठीक है। अब सांसों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको ले लीजिए। जैसा मैंने दमा कहा, इन्फेक्शन कहा, फेफड़ों का इन्फेक्शन कहा, एलर्जी कहा, धूल मिट्टी से होने वाली, आप बाहर निकले, ठीक है, और जरा सी आंधी तूफान आया और आपकी छींकें स्टार्ट हो गई, दस्त से एलर्जी हुई, है ना, ये सारी जो रिलेटेड है, सांसों का चढ़ना, सांसों का फूलना, ठीक है, एकदम से आपका जो बीट्स है उसका बढ़ जाना, है ना, ये सारा आपको आप सुरक्षित रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। इससे आपके फेफड़े अगर मजबूत हुए तो इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एक लंबी स्वस्थ आयु आप जी सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल जब भी आप चेक करेंगे आपका बेहतर रहेगा। 1 मिनट की जो सांसें थी, 1 मिनट की जो सांसें थी आपकी, ठीक है, जो आप 18-20 बार लेते हैं 1 मिनट में, वो घट जाएंगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जब हम सांसों की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आसन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसा सांस लें, है ना। साथ में फेफड़ों की बात हो रही है ना, तो सांसों को जानना जरूरी है। तो लंबा गहरा सांस आप लेते छोड़ते समय जब ये अंग आपके खुलेंगे, नेचुरल वे में आपका ऐसा होगा। इससे रिलेटेड एक मुद्रा भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आपको इमरजेंसी में काम आएगी। जो आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत आए, कभी ऐसी आए, आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, करके देखिएगा, और इसको मुझे जरूर 2-4 दिन जब ये क्लास चलेगी उसके बीच में मुझे जरूर आकर के देखें कि आपको कैसा लगता है। कब सब कि आपकी सांसें फूल रही हो, अचानक आपको घबराहट हो रही हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, कोई घुटन वाले कम कि आप जगह में हो, पा रहे हो, घबराहट आपको हो रही हो, आपको नाक और मुंह दोनों को यूज करना है सांसों के लिए, ठीक है, जितना जल्दी हो। दूसरा, जो मुद्राएं हैं वो तो आप डेली जो आसन है वो तो करेंगे, तो उसकी नौबत कभी आएगी ही नहीं। फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने क्या करना है, आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, आपने अंगूठा अंदर करना है, उंगलियों को फोल्ड करना है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों हाथों को रिलैक्स मुद्रा में आपने पैरों पे रख लेना है। समझ आया होगा ना। हाथ ऐसे, हथेली ऐसे, अंगूठा अंदर, हल्का सा ऐसे बंद कर लिया, दिखाई दिया ना, और उसको रिलैक्स करके रख दिया। बॉडी को रिलैक्स कर दो, कपड़ों को ढीला कर दो, ठीक है, हवादार जगह, देखो बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं, हम ऐसी जगह बैठे होते हैं, आप ये मत समझिए कि आप गांव में बैठे हैं, आप ऐसे दूर दराज एरिया में हैं, आप छोटी सी जगह में बैठे हैं, तो ये सब चीजें आपके साथ है, ये शहरों में भी प्रॉब्लम है ना। पोल्यूशन वाली जगह में आप चले जाते हैं, आप हायर लेवल पे चढ़ने वाली जगह पे चले जाते हैं, वहां पर एकदम से आप आसन नहीं करेंगे। आपको कुछ चीजों की ऐसी नॉलेज होनी जरूरी है, ऐसी मुद्राओं की, ऐसी जगह पे की वो चीजें छोटी सी जगह में आप मैनेज करते हैं, तो ये मुद्रा बड़ी काम आएगी। आपको घबराहट हो, सांसों की कमी सी महसूस हो, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो, तब आप इस मुद्रा को हल्का सा 5 मिनट, 2 मिनट, इवन 2-3 मिनट के अंदर, एक्सपीरियंस है ना, इतना सिखाया, जैसे काफी साल हो गए अब तो मुझे भी, जब मैं पढ़ती थी तो अभी तिहाड़ जेल में भी क्लास ली थी मैंने, किरण बेदी जी उस समय टाइम में थे वहां पर, तो ऐसे मतलब कि अभ्यास है के बताएंगे। तो वो आपको क्या लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर ही ना आपको उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी, आपको गहरी सांसों का एहसास होगा। ये फीलिंग हमारी है, और जितने लोगों को कराया उनकी आप भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो हमने ये वाले आसन की बात करी। अब एक और हम ले लेते हैं जो ज्यादातर हमारी महिलाओं को भी दिक्कत होती है, ठीक है, ये हमारा जो अभी स्लाइड पे चल रहा है प्राणायाम, है ना, कोशिश करेंगे, हम जोड़ तो रहे हैं सारा, कर लेंगे इसको, प्राणायाम जब तक वाला कर ले लेंगे। आज थोड़ा समय कम है, मैं सोच रही हूँ वैल्यूबल चीज आप तक पहुंच जाए, तो हम कमर की बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं कि उसको जो फ्लेक्सिबल बनाना, और कमर थोड़ा चुप के काम करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, कमर दर्द करती है, कमर
कमर का निचला हिस्सा बड़ा पेन करता है, ज्यादातर महिलाओं को शिकायत रहती है क्योंकि झुकने से, और कंधे भी, है ना, कंधों के भी झुकने से। तो एक तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कार्य करें अपने बॉडी को एक संतुलित अवस्था में जरूर लेके आए, रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। कभी भी कंधों को, अक्सर मोबाइल देखते हैं, अक्सर हम जब भी बैठते हैं ना, कंधों कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मतलब बांध लेते हैं शरीर को। आप जरूर देखना, हम सामने ऐसे भी झुकते हैं तो ऐसे बांधे। सबसे ज्यादा सर्वाइकल की जो दिक्कत आती है, रीढ़ की हड्डी की, जो सर्वाइकल, जो ये हमारी मसल्स हैं, समझ लेना, सर्वाइकल ये ऊपर की जो 7 हड्डियां हैं उसको बोलते हैं, वो वाला रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। उससे जुड़ी हुई जितनी मांसपेशियां हैं, आप इसको पहले, हम सीधा नहीं हम आसन पे जा रहे हैं, पहले रूट कॉज जो है, जो इसकी जड़ है, उसको सोचिए कि आप हमेशा झुके हुए। कई बार हम महिलाएं जो साड़ी वगैरह डालती है, कुछ इतनी टाइट या इतना सर पर पल्ला कसा हुआ कई बार रहता है, वो भी हमारी मसल्स पे प्रभाव डालता है। झुकना, झाड़ू लगाना एक टाइप का पोस्चर, तो कम से कम, जैसे मैं अभी मैं थोड़ा ढीला बैठी थी आपको दिखाने के लिए, ऐसे थोड़ा सीधा बैठेंगे, ये चीजें भी आपको प्रभावित करेंगी। दूसरा, स्पाइन को आपको, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी को, एक की जो बात करते हैं, कशेरुकाओं की जो बात करते हैं, है ना, मन के है ना हमारी रीढ़ की हड्डी में। और सरल शब्द में बताऊं, रीढ़ की हड्डी की जो गांठें हैं, है ना, वो 33 है, समझना इस चीज को, है ना। वो जो रीढ़ की हड्डी की जो गांठें हैं, उनको, उनका, उनकी प्लेट्स का, उनके बीच में गद्दी है। किसी वजह से जब हम उसमें झुक झुक के खिंचाव लाते रहते हैं, उधर की मांसपेशियां फिर दर्द करने लग जाती हैं, अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाती हैं, उनमें गैप आता है, तो पेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको उसे अपनी पूर्व अवस्था में लाना है। पूर्व अवस्था कैसे आएगी आप बताइए, कि आपका बैठने, उठने, चलने का तरीका, चप्पल पहनने का तरीका, या चप्पलें आप पहनते हैं, जूते आप पहनते हैं, सैंडल्स आप पहनते हैं, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। पहले आप जड़ को देखिए, वजह क्या है। सीधा डॉक्टर के पास गए, उसने लिख दिया ये प्रॉब्लम है, आप ये टेस्ट करा दिए, वो तो करेंगे ही, उन्हें तो कॉज पर असली जो चीज है वो हमें पता है कि वजह क्या है ना, हमें हमें सबसे ज्यादा पता है कि वजह क्या है ना। तो सबसे पहले उस पे वर्कआउट करना है, उसे चेक करना है, क्या वजह, कारण क्या है। जरूर कारण हमें खुद को पता होता है, पर हम उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, मतलब उसको इग्नोर भी करते हैं और ध्यान नहीं देते। किसी को याद दिलाना, हनुमान जी की शक्तियों को भी याद दिलाना पड़ता है ना, कि आपके पास इतनी पावर है, आप वीर हनुमान है ना, ऐसे ही। तो हमें उसे जगाना पड़ेगा। तो रीढ़ की हड्डी की बात चल रही थी, तो उसको लचीला लचीला होने से भी हमारी लंबी आयु होती है। उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो अभी फेफड़ों की आपको ज्यादा नहीं वर्कआउट करना पड़ेगा। पहला आसन था, दूसरा आसन था हमारा उष्ट्रासन, फिर एक और आसन मैंने अभी बताया था फेफड़ों के लिए, कौन सा, भुजंगासन। 2 आसन हो गए, है ना, बढ़िया आसन है ना। तो ये फ्लेक्सिबल, और तीसरा एक और आसन है पश्चिमोत्तानासन, मैं नाम बता रही हूँ, और इसको जैसा भी होगा आगे आप चाहेंगे तो और भी ज्यादा हम बताएंगे, ठीक है। तो ये, और कटी चक्रासन एक होता है, वो सुबह के अभ्यास में आपको, योग का जो प्रोटोकॉल है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का, उसके अंतर्गत ये भी है। अर्धचंद्रासन, बेहतर आसन, हल्का हल्का आप करेंगे पेन की अवस्था में। जब ज्यादा कमर में दर्द होता है तो हमें आगे नहीं झुकना है, ठीक है, आगे कम झुकना है। उसका भी एक लेवल है, 30 डिग्री का एंगल, 20 डिग्री का एंगल, है ना। एंगल किसको बोलते हैं, वो कोण, हल्का सा, है ना, वो अवस्था देखनी है। तो पर ज्यादा दर्द में आपने आगे नहीं झुकना, जब ठीक हो जाएगा तब करना है। तो साइड बेंडिंग ना, इस प्रकार से कमर को जितना आप लचीला बना के रखेंगे, उतना वो मजबूत होगी, ठीक है, मजबूत होगी। फिर कमर दर्द की बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे, डिस्क की बीमारियों से दूर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी। साथ में ध्यान क्या रखना है, कल का रिपीट कर दूं आपको, कल और परसों का। संतुलित आहार आप बनाए रखेंगे तो हड्डियों की मजबूती के लिए आपको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना, मिनरल्स चाहिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, स्किन को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए। इसको ऐड कर देना, याद रखना है, पिछला भूलना नहीं है। हर क्लास आपकी जुड़ी हुई है, भूलना नहीं है, सारा नोट करना। मैं कभी भी पूछ लूंगी जो मैंने पढ़ाया, मैं मेहनत कर रही हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हैं,
और मैं टेस्ट ले लूंगी आपका कभी, ठीक है? तो पूछ सकती हूँ मैं एक एक से, कितने लोग जुड़े हुए, अभी 415 है ना, तो सबसे पूछ सकती हूँ, तो ये ध्यान देना है। तो रीढ़ की हड्डी को आप इस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन। अब ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड था, ये 3 आसन अभी बताया, और भी बताएंगे, और भी बहुत कुछ है। एक और आसन चलो बता देते हैं, एक और आसन बता देते हैं। ब्रिज पोस्चर है, वो प्रेगनेंसी में भी महिलाएं कर सकती हैं। रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, पेट में बच्चा होता है, और कमर पे दबाव तो आता ही है ना, चलने में, उठने में, उसमें। तो लेट करके पैरों को 90 डिग्री, पैरों को थोड़ा मोड़ करके और कमर को हल्का सा उठा देना है ना, सेतु सेतु की तरह, समझ आया ना? हाथ नीचे रहेंगे और कमर को बीच में, निचली कमर को उठा देना है, पैरों को हल्का सा खुला रखना है। तो उसको फायदा क्या होगा? कमर स्ट्रोंग बनेगी, रीढ़ की हड्डी स्ट्रोंग बनेगी, बच्चे का वजन सहने की क्षमता बनेगी, है ना? और जो हमारी जवान लड़कियां हैं और सारे जो महिलाएं हैं, उनको सबको ही करना चाहिए। ये सिर्फ गर्भावस्था की बात नहीं है, सभी को वैसे ही करना चाहिए अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए। तो ये हमारे कमर से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने वाले आसन हुए, उसको लचीला बनाने वाले आसनों की मैंने मेन बात करी। साथ में सिर्फ ये नहीं है कि वो कमर दर्द को गायब करेगा, कमर से रिलेटेड बीमारियों को दूर करेगा, और भी फायदे बहुत है। हर आसन मोटापे को कंट्रोल करता है, हर आसन रक्त संचार को तेज करता है, आप लिख सकते हैं, रक्त संचार को तेज करता है। साथ में रक्त संचार तेज होता है तो छोटी छोटी जो गांठें हो जाती है बॉडी के अंदर, सिस्ट हो जाती है। पश्चिमोत्तानासन ओवेरीज को, यूट्रस को भी प्रभावित करता है ना? इससे रिलेटेड होने वाली बीमारियों को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है ना? आपका लीवर है, किडनी है, मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, घुटनों का दर्द है, इनमें बहुत आराम आ जाता है। एक्स्ट्रा जो वसा आपकी पेट के ऊपर आ जाती है उसको दूर करता है, पेट को क्लीन करता है, चेहरे पे चमक आती है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया। हम त्वचा से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में, सिर्फ हम स्किन का ही वो टॉपिक लेंगे आपके साथ। स्किन क्या है, किस तरह से उसको हमने स्वस्थ रखना है, उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे पश्चिमोत्तानासन एक सिर्फ लचीलेपन को नहीं बढ़ा रहा, रीढ़ की हड्डी को ही लचीला नहीं बना रहा, उसको ही स्वस्थ नहीं रख रहा, वो और भी बहुत कुछ कार्य आपके शरीर में कर रहा है।